विकास बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेटावली नाथावला के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विकास यादव आज आपको फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिक्स के बारे में क्या क्या सिलेबस है, कितना क्या सिलेबस। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट। आपके फिजिक्स के सिलेबस में 10 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 10 यूनिट है। इन यूनिटों में पार्ट है आपके 17। 10 यूनिट है और पार्ट है 17। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट है वो आपके हैं पेपर में आएगी, अंक है उसके 7 नंबर। कितने नंबर का है? 7 नंबर का। उसमें सबसे पहले अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है। स्थिर वैद्युतिकी उसे कहते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर अवस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अब ये वैद्युतिकी नाम कैसे पड़ा, तो पहले इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एक वैज्ञानिक थे थेल्स नाम के, जिन्होंने बताया कि जब एम्बर नामक पदार्थ को, कौन से पदार्थ को? एम्बर नामक पदार्थ को किसी रेशेदार पदार्थ के साथ रगड़ा जाता है। एम्बर नामक पदार्थ को किसी रेशेदार पदार्थ के साथ रगड़ा जाता है तो एम्बर नामक पदार्थ में ऐसी प्रवृत्ति आ जाती है जो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों या तिनकों को अपनी ओर क्या करने लग जाता है? आकर्षित करने लग जाता है। इसीलिए थेल्स ने इस एम्बर नामक वैज्ञानिक के एम्बर नामक पदार्थ के लिए बताया कि इस एम्बर नामक पदार्थ को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ग्रीक भाषा में क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन। और इसी इलेक्ट्रॉन नाम के आधार पर इसका नाम पड़ा वैद्युतिकी। इसका नाम पड़ा वैद्युतिकी, जिसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी। किस पदार्थ को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन बोला जाता है? एम्बर नामक पदार्थ को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन बोला जाता है और इसी के आधार पर इसका नाम पड़ा वैद्युतिकी, जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब स्थिर वैद्युतिकी में अपन सबसे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में अपन थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं आवेश के बारे में। सबसे फर्स्ट टॉपिक है इसका आवेश, चार्ज। चार्ज किसे कहते हैं? तो सीधी सी परिभाषा है, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा या घर्षण कराया जाता है। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा या घर्षण कराया जाता है तब एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पर या दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन पहले पदार्थ पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण ऐसी प्रवृत्ति आ जाती है जो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों या तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पदार्थों में इस गुण को ही आवेश कहा जाता है, अर्थात जो आकर्षण की प्रकृति आ जाती है उसी प्रवृत्ति को अपन आवेश कहते हैं। आवेश को दो भागों में बांटा गया है। सेकेंड पॉइंट है आवेश के प्रकार। आवेश के दो प्रकार हैं, धनात्मक आवेश और दूसरा है ऋणात्मक आवेश। सबसे पहले अपन बात करते हैं धनात्मक आवेश के बारे में। सीधी सी परिभाषा है, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो जाती है। ध्यान रखना, धनात्मक है तो क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी। तो जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो जाती है तब वस्तु पर उत्पन्न आवेश धनात्मक आवेश कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है तब इसे अपन कहते हैं धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश को प्लस कैपिटल क्यू या प्लस स्मॉल क्यू से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार अपन दूसरे प्रकार की बात करते हैं ऋणात्मक आवेश।
ऋणात्मक आवेश जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, इसका जस्ट विपरीत, धनात्मक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी, ऋणात्मक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, तब वस्तु पर उत्पन्न आवेश ऋणात्मक आवेश कहलाता है। इसे माइनस कैपिटल Q या माइनस स्मॉल q से व्यक्त करते हैं। एक बात का ध्यान रखना, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश ये नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रखे थे। एम्बर नामक पदार्थ को तो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था, बल्कि आवेश के जो प्रकार है वो किसने बताए, बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने बताए थे। अब कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के लिए। दो भागों बांटा है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक का कांच की छड़, ऋणात्मक का है रेशमी कपड़ा। इसी प्रकार है बिल्ली की रवेदार चरम, और इसका है ऋणात्मक का एबोनाइट की छड़ या प्लास्टिक की छड़ भी ले सकते हैं अपन। तीसरा है धनात्मक में ऊनी कपड़ा, और इसका है प्लास्टिक की छड़। बात करते हैं कैसे धनात्मक हुआ, कैसे ऋणात्मक हुआ, इन एग्जांपल्स को कैसे लिखा जा सकता है। तो इसी परिभाषा के आधार पर अपन इसकी बात करेंगे। तो कांच की छड़ और रेशमी कपड़े के बारे में बात करते हैं। जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े के साथ क्या किया जाएगा, रगड़ा या घर्षण कराया जाता है। कांच की छड़ को रेशमी कपड़े के साथ रगड़ा या घर्षण कराया जाता है, तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पर और दूसरे से इलेक्ट्रॉन पहले पदार्थ पर, या तो सीधी सी बात होगी, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाते हैं, रेशमी कपड़े पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को पता है धनात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होती है, कमी होती है। तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, चले गए। तो चले गए तो इसमें क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो गई। जबकि रेशमी कपड़ा है, इस पर आ गए इलेक्ट्रॉन तो वृद्धि हो गई, तो कमी हो गई। इसलिए कांच की छड़ तो कैसी हो गई, धनात्मक, और रेशमी कपड़ा कैसा हो गया, ऋणात्मक। इसी प्रकार अपन दूसरे एग्जांपल्स की बात कर सकते हैं, बिल्ली की रवेदार चरम और एबोनाइट की छड़। वही इसको घर्षण या रगड़ा जाता है, तो बिल्ली की रवेदार चरम, रवेदार चरम का मतलब होता है खाल, को एबोनाइट की छड़ के साथ रगड़ा जाता है, तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ पर चले जाते हैं। जाने के कारण बिल्ली की रवेदार चरम पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो गई और एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो गई। इसी कारण बिल्ली की रवेदार चरम पॉजिटिव हो गई और एबोनाइट की छड़ कैसी हो गई, ऋणात्मक हो गई। इसके आगे अपन बात करते हैं आवेश के मात्रक। फिर एक बार रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान रखना, धनात्मक और ऋणात्मक नाम किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। सबसे पहले अपन बात करते हैं आवेश के मात्रक की। अगला टॉपिक पहला है आवेश का एमकेएस या एसआई पद्धति में मात्रक। जो सबसे बड़ी पद्धति बोली जाती है उसमें मात्रक होता है कूलाम, और कूलाम को अपन सी से व्यक्त करते हैं। कूलाम को अपन किससे व्यक्त करते हैं, सी से। सेकंड है आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन होता है। आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन होता है। एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम तो किसकी इकाई हो गई, एमकेएस पद्धति की। तो एक कूलाम आवेश में सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति में संबंध है। एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹। एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम या ESU। ESU का मतलब है स्थिर वैद्युत इकाई, या हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। स्टेट कूलाम भी बोल सकते हैं, या ESU भी बोल सकते हैं, या फ्रैंकलिन भी बोल सकते हैं। ESU का मतलब हो गया स्थिर वैद्युत मात्रक। तीसरा है आवेश का इससे भी बड़ा मात्रक का मतलब सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। ध्यान रखना, फैराडे एक होता है फैराडे और ये है फैराडे। फैराड होता है धारिता का मात्रक। तो ध्यान रखना, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे, और इसमें संबंध होता है 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। चौथे पॉइंट की बात करते हैं आवेश का विमीय समीकरण। तो विमीय समीकरण के लिए अपन बात करते हैं, सब पढ़े हुए 10th क्लास में। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय।
अर्थात विद्युत धारा को I से व्यक्त करते हैं, आवेश को Q से, और समय को अपन किससे व्यक्त करते हैं, T से। अपने को V में समीकरण निकाला है आवेश का, तो Q बराबर हो जाएगा I इंटू T। तो I धारा को अपन एम्पियर में मापते हैं, तो एम्पियर, और समय को अपन मापते हैं सेकंड में। तो आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकंड भी बोल सकते हैं अपन। और इसका V में समीकरण सबको बनाना आता होगा, MLT 3 के रूप में लिखते हैं। M होता है द्रव्यमान यहाँ पे है नहीं तो क्या आ जाएगा 0। L होता है लंबाई, लेंथ है नहीं तो कितना हो जाएगा 0। T होता है टाइम यहाँ पे दिख रहा है सेकंड कितना है 1। बच गया अपने कौन, एम्पियर, और एम्पियर इन तीनों में नहीं आ रहा, तो इसलिए इसको अपन बाहर की तरफ लिखेंगे। तो बाहर की तरफ लिखेंगे तो A1 हो जाएगा। तो इसका V में समीकरण हो गया M0 L0 T1 A1। एक पॉइंट और बात करते हैं, आवेश के अन्य छोटे मात्रक। 5वां पॉइंट और बात करते हैं, आवेश के अन्य छोटे मात्रक। जैसे मैं बात करूं पहले की, 1 माइक्रोकुलम। ध्यान रखना, माइक्रो को म्यू से व्यक्त करते हैं। 1 माइक्रोकुलम, माइक्रो को म्यू से, कुलाम को सी से। माइक्रोकुलम में कुलाम होंगे 10 की घात -6 कुलाम, छोटे मात्रक हैं। 1 माइक्रोकुलम बराबर होता है 10 की घात -6 कुलाम। दूसरा अपन बात करें 1 नैनोकुलम, 1 नैनोकुलम, नैनो को N से, कुलाम को C से, और 1 नैनोकुलम में होता है 10 की घात -9 कुलाम। तीसरा है 1 पिकोकुलम, 1 पिकोकुलम PC, पिको को किससे व्यक्त करेंगे, P से, कुलाम को C से। इसका हो जाएगा 10 की घात -12 कुलाम। ठीक है, एक और अपन ले सकते हैं 1 मेगाकुलम, मेगा को M से और कुलाम को C से, और इसमें मात्रक होता है 10 की घात +6 कुलाम। ध्यान रखना, माइक्रो में -6 होता है और मेगा में 10 की घात +6 कुलाम होता है। ये नेक्स्ट टॉपिक है अपना आवेश के गुणधर्म। तो अपन सबसे पहला बात करेंगे आवेश का गुणधर्म। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित। सजातीय आवेश का मतलब है समान प्रकृति के आवेश। समान प्रकृति का मतलब हुआ, जैसे पहला +Q है तो दूसरा भी कैसा होना चाहिए +Q, या अपन बात करें पहला -Q है तो दूसरा भी कैसा होना चाहिए -Q। ये सजातीय प्रकृति के आवेश हो गए। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। तथा विजातीय आवेश, विजातीय आवेश का मतलब हुआ जैसे पहला +Q है और दूसरा -Q, या अपन बात करें पहला -Q है दूसरा +Q है, तो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये पहला पॉइंट था। सेकंड अपन पॉइंट की बात करते हैं, आवेश संरक्षण के नियम की पालना करता है। आवेश संरक्षण के नियम की पालना कैसे करता है, तो इस नियम के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो आवेश संरक्षण का नियम, इस नियम का प्रतिपादन, आवेश जो संरक्षण का नियम है, इस नियम का प्रतिपादन बेंजामिन फ्रैंकलिन, इस नियम का प्रतिपादन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इसने बताया था कि कोई भी निकाय होता है उसका कुल आवेश हमेशा संरक्षित होता है। संरक्षित का मतलब अपन बोल सकते हैं नियत होता है, इसे ही अपन आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। कोई सा भी निकाय हो, विलगित निकाय, उसका हमेशा आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। अर्थात अपन बोल सकते हैं कि क्रिया से पहले कुल आवेश और क्रिया के बाद कुल आवेश दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अपन बोल सकते हैं क्रिया से पहले कुल आवेश बराबर क्रिया के बाद कुल आवेश। इसको अपन एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो जैसे उदाहरण लिखा है मैंने, पहला उदाहरण है घर्षण में।
घर्षण में अपन सबसे पहले आवेश में के बारे में बात की थी, उसके उदाहरण पढ़े थे। तो मैंने बताया था कि कौन सी वस्तु धनात्मक होती है, कौन सी ऋणात्मक होती है। उसी के आधार पर एक उदाहरण लिए हैं, एक कांच की छड़ का और एक रेशमी कपड़े का। तो जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े के साथ रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ को रेशमी कपड़े के साथ रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशमी कपड़े पर चले जाते हैं। अर्थात अपन बोले तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चले जाते हैं, कांच की छड़ से रेशमी कपड़े पर चले जाते हैं। तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, रेशमी कपड़े पर। तो कांच की छड़ से चले गए तो इसका मतलब कमी हो गई, कमी हो गई तो इसका मतलब उसे बोलेंगे धनात्मक, जिससे कांच की छड़ धनावेशित व रेशमी कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। अतः क्रिया से पहले कुल आवेश और क्रिया के बाद कुल आवेश की अपन बात करते हैं। तो देखो इधर ध्यान से, क्रिया से पहले कुल आवेश। तो देखो, जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े के साथ रगड़ा जाता है, तो रगड़ा है ये तो क्रिया के बाद हो गया। क्रिया से पहले की बात करते हैं तो उनको रगड़ा नहीं गया था, तो उनपे कोई आवेश था नहीं था। तो अपन बात करेंगे तो क्रिया से पहले कुल आवेश कितना हुआ, शून्य हुआ। अब अपन एक क्रिया करवा दी, अर्थात उनको रगड़ दिया, घर्षण कराया है, तो क्रिया के बाद आवेश का क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया। तो स्थानांतरण हो गया तो एक पर प्लस आवेश आ गया और एक पर माइनस आवेश आ गया। तो प्लस क्यू हो गया और एक पे हो गया माइनस क्यू, दोनों का टोटल करेंगे तो कितना हो गया, 0। तो अपन बोल सकते हैं क्रिया से पहले भी कुल आवेश 0 है, क्रिया के बाद भी कुल आवेश कितना है, 0 है। अर्थात अपन बोल सकते हैं कि आवेश संरक्षण के नियम की पालना करता है। और उदाहरण देख सकते हैं रेडियो एक्टिव क्षय में। रेडियो एक्टिव क्षय के अभिक्रिया के अनुसार पढ़ेंगे। अभिक्रिया होती है 92 यूरेनियम 238, क्रिया हुई, प्रोडक्ट बना 2He4 प्लस 90 थोरियम 234। क्रिया से पहले कुल आवेश और क्रिया के बाद कुल आवेश की बात करेंगे। तो आवेश का मान परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन। तो क्रिया से पहले कुल आवेश, तो इसमें परमाणु क्रमांक कितने हैं, 92, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 92। क्रिया के बाद बात करें तो क्रिया के बाद कुल आवेश, तो 2 तो हीलियम के हो गए और 90 इलेक्ट्रॉन थोरियम के हो गए। तो 90 और 2 कितना हो गए, 92 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अर्थात क्रिया से पहले और क्रिया के बाद कुल आवेश टोटल क्या है, बराबर है। तो अपन बोल सकते हैं कि आवेश संरक्षण के नियम की पालना करता है। और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे नाभिकीय अभिक्रिया में, नाभिकीय अभिक्रिया में। चौथा है युग्म विनाश में, या 5वां है युग्म उत्पादन में। ऐसे काफी उदाहरण हैं, इनके द्वारा अपन देख सकते हैं कि ये आवेश संरक्षण के नियम की पालना करता है। अगला पॉइंट है तीसरा, आवेश क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत का मतलब क्या है, आवेश क्वांटीकृत होता है। तो आवेश क्वांटीकृत का मतलब यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले नियम क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। आवेश का क्वांटीकरण, तो नियम दिया गया था, नियम के बारे में बोला गया, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है उसकी मात्रा इलेक्ट्रॉनिक आवेश। इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मतलब हो गया ई। इलेक्ट्रॉनिक आवेश को किससे व्यक्त करते हैं, ई से। तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्णांक गुणज के तुल्य होता है। अर्थात आवेश का मान, आवेश को किससे व्यक्त करते हैं, क्यू से, की मात्रा इलेक्ट्रॉनिक आवेश, इलेक्ट्रॉनिक आवेश को किससे व्यक्त किया, ई से, के पूर्णांक गुणज। पूर्णांक गुणज का मतलब हो गया सम विषम दोनों संख्याएं। तो सम विषम के लिए अपन ने क्या ले लिया, n। अर्थात यहाँ पे n का मान 1 से लेकर कहां तक है, n तक है, अनंत तक भी बोल सकते हैं। तो q बराबर अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे एक आवेश के लिए बात करेंगे तो प्लस माइनस ही, 2 के लिए बात करेंगे प्लस माइनस 2e, 3 के लिए बात करेंगे तो प्लस माइनस 3, ऐसे चलता जाएगा और लास्ट कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ne। अर्थात अपने पास एक सूत्र आ गया, q बराबर प्लस माइनस ne। ये कौन सा नियम है, आवेश का क्वांटीकरण का नियम। जहां ध्यान रखना n है पूर्णांक गुणज। पूर्णांक गुणज का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 ऐसे आगे संख्याएं। ई होता है आवेश का क्वांटा या इलेक्ट्रॉनिक आवेश। थोड़ी सी चर्चा करते हैं, आवेश का क्वांटा इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मतलब क्या होता है। आवेश का क्वांटा उसे कहते हैं जब किसी वस्तु को न्यूनतम आवेश दिया जाता है या लिया जा सकता है
किसी वस्तु से आवेश दिया जा सकता है या लिया जा सकता है, वह न्यूनतम मान। तो वह न्यूनतम मान कितना होता है जो किसी वस्तु को दिया जा सकता है या लिया जा सकता है? तो ध्यान रखना, वह न्यूनतम मान एक आवेश के बराबर होता है। एक आवेश का मान आपको ध्यान है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। और ये न्यूनतम जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम, इसी को अपन कहते हैं आवेश का क्वांटम या इलेक्ट्रॉनिक आवेश। अगर आगे अपन चौथे पॉइंट की बात करते हैं, चौथा पॉइंट है अपना आवेश का गुणधर्म का फोर्थ पॉइंट। आवेश एक अपरिवर्तनीय अदिश राशि होती है। आवेश एक अपरिवर्तनीय अदिश राशि अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन का मतलब हुआ चाहे वस्तु स्थिर अवस्था में हो चाहे गतिशील अवस्था में हो। स्थिर अवस्था में होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे गतिशील अवस्था में हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात अपन बोल सकते हैं जिसमें किसी भी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस नियम को अपन बोलते हैं विद्युत आवेश की निश्चरता का नियम कहते हैं। विद्युत आवेश की निश्चरता का नियम, निश्चरता का मतलब हो गया चाहे स्थिर अवस्था में हो चाहे गतिशील अवस्था में हो, आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपन बोल सकते हैं कि आवेश निश्चरता के नियम की भी पालना करता है। तो अपन बोले चाहे स्थिर अवस्था हो चाहे गतिशील अवस्था हो, आवेश का मान क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। आगे बात करते हैं पांचवें गुणधर्म की। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश, टोटल आवेश, कोई भी कैसा भी निकाय हो उसका टोटल आवेश उस निकाय में उपस्थित छोटे छोटे कण, जितने भी कण हैं उसमें उपस्थित, उनके आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। इसे अपन कहते हैं विद्युत आवेशों की योज्यता का नियम कहते हैं। अर्थात अपन बोल सकते हैं कि आवेश विद्युत आवेशों के योज्यता के नियम की पालना करता है। कैसे करता है समझते हैं। क्या बोला कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश, जैसे मैंने कोई निकाय ले लिया, ठीक है, इसका टोटल आवेश निकालना अपने को, टोटल आवेश, कुल आवेश निकालना है, ठीक है। उपस्थित छोटे छोटे कण, मान लिया मैंने इसमें 3 कण है, 4 कण मान लेते हैं। एक का आवेश -q है, एक का +4q है, एक का -5q है और एक का +8q है। 4 कण है। तो मैंने क्या बोला, योज्यता का नियम क्या होता है कि टोटल आवेश का मान छोटे छोटे कणों के आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। तो टोटल आवेश निकालेंगे, कैसे करेंगे? टोटल -q, सभी को टोटल कर देंगे, +4q, अगला है -5q और अगला है +8q। हल करेंगे इसको, माइनस वाले -6q हो गया, प्लस वाले हो गए 12q। तो टोटल आवेश हो गया इसका प्लस का 6q। अर्थात अपन बोल सकते हैं कि टोटल आवेश, कुल आवेश 6q हो गया, ठीक है। तो इस टोटल आवेश ये किस नियम की पालना करता है? योज्यता नियम की भी पालना करता है। 6 पॉइंट अपन बात करें, आवेश किसी पदार्थ का एक मौलिक गुण है। आवेश किसी पदार्थ का एक मौलिक गुण है जिसे पदार्थ से अलग करना संभव नहीं है। अगर बात करें हर पदार्थ में, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, उसमें कैसा आवेश पाया जाता है? सब में आवेश पाया जाता है, इसे अपन अलग नहीं कर सकते। और अपन लास्ट पॉइंट की बात कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है एक तरीके से देखा जाए तो। 3 चीजें हैं इस पॉइंट के अंदर, 7वें पॉइंट के अंदर, कि जब एक कण स्थिर अवस्था में हो, स्थिर मतलब विराम अवस्था में हो, जब कोई कण है अगर विराम अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, तो ध्यान रखना वह अपने चारों ओर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र अपन थोड़ी देर बाद बात करेंगे अगले वीडियो में। स्थिर अवस्था में बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, स्थिर अवस्था में, विराम अवस्था में हो तो केवल कौन सा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और समान वेग से गति करता हो। सेकंड पॉइंट है इसी में, समान वेग से गति करता हो तो ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और इसी में तीसरा पॉइंट है त्वरित वेग से गति करे। तो त्वरित वेग से गति करे तो ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र
सेकंड है चुंबकीय क्षेत्र, और इसके साथ में विद्युत चुंबकीय विकिरणें भी उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखना 7वें पॉइंट के बारे में, स्थिर अवस्था में हो तो विद्युत क्षेत्र, समान वेग से गति करे तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, और त्वरित वेग से गति करे तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत चुंबकीय विकिरणें उत्पन्न करता है। तो ये आवेशों के गुणधर्म के बारे में बात हो गई, और भी अपन एक दो बात कर सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, साथ में लाइक भी ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, ठीक।